हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और एससीईआरटी क्लास 8 की बुक हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 मानव निर्मित वस्तुएं, जिसमें हम काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लें। यहाँ हम यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं। आप यूपी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की या सुपर टेट की, तो सभी में ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी जो जानकारी है वो बढ़ जाए और हमें पता रहे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं, जो हम दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वह वस्तुएं, अधिकतर वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं। जैसे कागज़ की लुगदी से कागज़ बनाया जाता है, रबर के पौधे से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती है, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इन सभी को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं और आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि, ये सभी प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। क्लियर? इसके अलावा आगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता हम पढ़ने वाले हैं। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हुए हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो बढ़ती जा रही है। आदिकाल में मनुष्य की लर्नर्स, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की हो या एमपी टेट की हो, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की तैयारी आप कितनी भी कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, और इसी कमी को दूर करने के लिए अनअकैडमी नए नए कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लाता रहता है। क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, किस तरह से पढ़ना है ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गाइडेंस आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो जिससे कि आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है या पढ़ने का आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी बनी रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमपी टेट का कोर्स लेकर आ रहा है अनअकैडमी, जो कि 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये पेपर 1 के लिए है। इसके अलावा यूपी टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी यूपी टेट के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, यूपी टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट देना आसान बात नहीं है। सी टेट के मुकाबले यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है। आपको यूपी टेट के लिए सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको वही एजुकेटर बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है और यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स दिया है, जो कि 30 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट जो भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपने आप करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन करने का फ़ायदा मिलता है कि आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं, तो आप पूरे टेट कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं, आपको हर एक बैच कोर्स के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ता, और उस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रतीक्षा टेट, जो कि मेरा रेफरल कोड है, वो आपको लिखना होगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। उसके साथ ही अगर आप कोई फ्री लाइव क्लास लेते हैं, फ्री टेस्ट जो क्विज़ेज़ जो अनअकैडमी की तरफ से होते रहते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड डालना होगा, जिसमें कि आप प्रतीक्षा टेट लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उस रेफरल कोड की वजह से यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मनुष्य की आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी,
उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति का कारण मनुष्य की आवश्यकताओं को धीरे धीरे बढ़ती गई, जिनकी पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ कर दिया। तो वही चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं, जिसमें हम कुछ वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है वस्त्र। तो कपड़ा बहुत ज़रूरी था हमारे शरीर को ढकने के लिए, सुरक्षा के लिए वस्त्र बहुत ज़रूरी था। क्लियर। और जो सूती कपड़े होते हैं, सूती वस्त्र जो हैं वो कपास के रेशों से बनते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ की बाल से बनते हैं या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलिन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। तो सूती वस्त्र जो हैं सूती धागे से बनते हैं, जिसका स्रोत क्या है, कपास है। ऊनी वस्त्र ऊनी धागे से बनते हैं, जिसका स्रोत क्या है, जंतुओं के बाल से हमें ऊन प्राप्त होती है। रेशमी धागे से बनते हैं, जो हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। टेरिलिन जो है वो संश्लेषित रेशे हैं, मतलब मानव निर्मित रेशे हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लियर। और आप उसको समझ पाएंगे। सूती वस्त्र के बारे में आपको बताया। इसके अलावा नायलॉन, टेरिलिन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे कैसे हैं, संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद भवन। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें हमने कपड़े की बात कर ली। अब हम मकान की बात कर लेते हैं। भवन निर्माण में भी मनुष्य का योगदान है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भवन निर्माण में काम आती हैं, और ये सभी कैसी हैं, मानव निर्मित हैं। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे यानी कि क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। तो आपने देखा होगा, जब किसी का मकान बनता है या सीमेंट कहीं पर लगाया जाता है, तो वहाँ पर पानी का छिड़काव होता रहता है, जिससे कि वो और मजबूत हो जाए, ठीक है, कठोर हो जाए। इस कारण मकान और इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान जो है कमज़ोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ ये होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में सूखती है। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार जो है उत्पन्न कर देगी। जहाँ पर अच्छे से पानी नहीं पड़ा होता ना, वहाँ के जो घर होते हैं, वहाँ की जो दीवारें होती हैं या छत होती है, उसमें दरारें आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। घरेलू कार्य में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा निर्मित हैं। कृषि कार्य में भी, खेत जोतने में, सिंचाई करने में, फसल काटने में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तु हैं जो मानव निर्मित हैं, उनका उपयोग किया जाता है। औषधियों में मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाता है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, तपेदिक भी कहते हैं इसे, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं, और किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक होता है। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था, संश्लेषित वर्ड, इसको हम और समझेंगे। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। तो क्वेश्चन आता है कैसे, कि इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो सूती और रेशमी, इस तरह के जो रेशे हैं आपको ऑप्शन में दिए होंगे, उसमें से अलग ऑप्शन होगा नायलॉन, पॉलिस्टर या डेक्रॉन या रेयॉन में से। तो उसमें से आपको सही आंसर चुनना होगा, ठीक है। तो नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन और रेयॉन क्या है, संश्लेषित रेशे हैं। ये एक मानव निर्मित रेशे हैं।
इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं और इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन कर सकते हैं आप। और नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इसके बाद प्लास्टिक क्या है? हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? तो कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाती हैं और कुछ जो वस्तुएं हैं वो ऊष्मा का प्रभाव उन पर कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी, जबकि आप देखोगे कुकर का जो हैंडल है वो आसानी से नहीं पिघलता है। तो प्लास्टिक की कठोरता और गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तब ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरा है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। बेकेलाइट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। तो प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो काफ़ी जगह होता है। तो यहाँ माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक जो पात्र है उसको प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण, तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है और फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है और प्लास्टिक का निस्तारण जो है एक प्रधान समस्या बन गया है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। मतलब जीवाणु की क्रिया जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें हैं या आपका कोई खाना है वेस्ट हो रहा है या सड़ चुका है, तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु या कवक ऐसे फफूंद लग जाती है। उससे क्या होता है, वो छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो उनको खा लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। वो चीज़ कहलाती है जैव निम्नीकरण। पर जो प्लास्टिक है वो जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है, वो अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है, क्योंकि प्लास्टिक को जीवाणु जो है नष्ट नहीं कर सकते और वो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण पर असर करता रहता है। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। तो जैव निम्नीकरण तो अपघटित हो जाते हैं, लेकिन जो जैव अनिम्नीकरण है वो अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जैव निम्नीकरण के उदाहरण हैं। कागज़ कितने दिनों में होता है, सूती कपड़ा कितने टाइम में होता है। प्लास्टिक जो थैलियाँ हैं उनको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा
वर्ष लगते हैं, करोड़ों हज़ारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं, उसके बाद ये ख़त्म नष्ट होती हैं। तो इनको नष्ट करना इम्पॉसिबल ही है एक तरह से। और टिन, एल्यूमिनियम, ये धातुओं के डिब्बे हैं, उनमें 100 से 500 वर्ष लगते हैं। तो ये चीज़ें तो जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण हैं। और ये वस्त्र, सूती कपड़ा, ये जैव निम्नीकरण के उदाहरण हैं, ये जल्दी से अपघटित हो जाती हैं। और यहाँ आप देख सकते हो किस चीज़ का, कौन सी, पॉलीथीन का यूज़, एक्रिलिक का, पॉलीप्रोपिलीन का, स्टायरोन का, मेलामाइन का यूज़ किस लिए होता है, बेकेलाइट का बिजली के प्लग और स्विच तथा कंघी, पेन, हत्थे बनाने में बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ होता है। टेफ्लॉन का नॉन स्टिक बर्तन पे ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। आपने देखा होगा आजकल नॉन स्टिक जो बर्तन है वो बहुत प्रचलन में है, क्योंकि उन पर खाना नहीं चिपकता है। तो काली काली सी एक परत वहाँ पर आपको बर्तनों पर दिखाई देती है, वो टेफ्लॉन प्लास्टिक होती है। एक तरह की प्लास्टिक ही है वो, और वो भी आपके शरीर को नुकसान ही देती है, कोई फ़ायदा नहीं करती है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। कुछ और भी जाने। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है, कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यह अज्वलनशील है, आप इसे जला नहीं सकते हो। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टिक हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन आजकल बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ये सड़ती है, ना ये गलती है, और ना ही इसका अपघटन हो सकता है। तो पर्यावरण को दूषित करने में इसका बहुत योगदान है। अगर आप चाहते हैं पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, तो पॉलीथीन का सही उपयोग करें, और दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। अब करते हैं हम कांच की बात। कांच क्या है? कांच भी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों में कांच का प्रयोग होता है। कांच कोई यौगिक नहीं है, कांच धातुओं के सिलिकेटा का विलयन यानी कि मिश्रण है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है, कांच का क्रिस्टली संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो कांच ठोस नहीं है। अगर ठोस, इनमें से ठोस नहीं है और प्रश्न आए और आपको ऑप्शन में कांच दिया हुआ है, तो आंसर कांच होगा। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इन चैप्टर से पता चल रही हैं। कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के आधार पर हम इसको निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। पहला है साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा होता है कठोर कांच। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। फिर है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित होते हैं। तो फ्लिंट कांच दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों में जो लेंस लगा होता है वह है। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है और इस कांच में सिल्वर
डाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। आगे मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है? मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर आप कुम्हार द्वारा बनाए गए कच्चे पकाए गए बर्तनों को देखते हैं, मिट्टी के बर्तन, तो वही जो मिट्टी के बर्तन हैं पके हुए, इन बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृत्तिका कहा जाता है, जिन्हें उच्च ताप पर भट्टी पर पकाया जा चुका है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कपरेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज़ होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त हो जाती है और इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है और इन्हें मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती हैं। इस प्रकार जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें सरंध्र यानी कि पोरोस होती हैं। इन पर अन्य रसायन जैसे लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जल रोधक बना देता है। साबुन क्या है? साबुन का इस्तेमाल सभी घरों में होता है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। तो इसमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपमार्जक क्या है? बाजार में जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है तो उस पर लिखा होता है डिटर्जेंट टिकिया। ये जो डिटर्जेंट ही है वो अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये कपड़े धोने में काफ़ी मददगार, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। तो अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। और हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। हमने क्या क्या सीखा ये आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। तो चलिए, जैसा कि हम हर वीडियो के एंड में करते हैं, जो इसके क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? टेफ्लॉन, स्टायरॉन, नायलॉन और डेक्रोन। थर्माकोल भी एक प्लास्टिक का ही रूप है। आपने देखा होगा जब हम उसे गरम चाकू से या गरम चीज़ से का प्रयोग करते हैं तो वो फटाफट से कटता चला जाता है या फिर पिघलता चला जाता है। क्लियर? तो थर्माकोल भी प्लास्टिक से ही बना है, पर कौन सा प्लास्टिक उसमें यूज़ किया जाता है? टेफ्लॉन, स्टायरॉन, नायलॉन या डेक्रोन? तो सही आंसर है, थर्माकोल का दूसरा नाम है ऑप्शन बी, स्टायरोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो पौधों का जो मुख्य पोषक तत्व है कि उनकी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो सही आंसर नाइट्रोजन है। पोषक तत्व नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के बिना पौधे फल फूल नहीं सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। तो अभी हमने जब कांच पढ़े थे तो बताया था, तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से कांच का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? हरा कांच निर्मित हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियां जो हैं वो बनती हैं साधारण या मृदु कांच से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो, क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया हो।
कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।